सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में अफसरान की तैनाती से मुतालिक पॉलिसी का ऐलान किया है। आज जो वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से तासुर है कि सवाल अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं, सिविल अफसरान। उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान में अफसरान की तैनाती से मुतालिक पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी पर विफाकी और सूबाई हुकूमत को अमल करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान में तैनात अफसरान को मराद दी जाएंगी। दहशत गर्दों से किसी रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों का खात्मा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। काबिल अफसरान जो हैं वही उन्होंने कहा कि डिफरेंस मेक कर सकते हैं बलूचिस्तान में जो सारी सूरत हाल है। अब उनका ये जो अब हमने सारी सिचुएशन देखी जो बलूचिस्तान में इस वक्त एक क्राइसिस है, क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म जो कह रहे हैं कि एक काबिल अफसरानों से पहले हमने देखा कि जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला वो भी ये बात कर चुके कि एक SHO और तमाम मामला वहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या ये मसले का हल है या फिर वहाँ पे कुछ और जो मामलात हैं वो किसी और तरीके से देखे जा रहे हैं? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनलिस्ट पे मेरे साथ शहजादा जुल्फ़िकार साहब, एहतशामुल हक साहब, ज़ायशा शिराजी और साथ ही साथ असद निज़ामी हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं। आप बैठे हैं कोयटा में, अभी सारी जो सिचुएशन है आप वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो हल बता रहे हैं या काबीना ने जो इस वक्त पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है, ये किस हद तक कारगर साबित हो सकती है? आमना, देखिए, जो वज़ीर-ए-आज़म बात करते हैं या आर्मी चीफ बात करते हैं या इस्लामाबाद से कैबिनेट कभी कोई फैसला करता है, ठीक है, आप काइनेटिक ऑपरेशन जरूर करें। आप ये जाहिर है कम गुस्सा भी है लोगों में भी है कि आपने बेगुनाह लोगों को जो है मिलिटेंट्स ने मारा और फिर दावा भी किया, वो करें सारा, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की जरूरत है। आप अभी ये ढकी छुपी बात नहीं है। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कराची हो, ये लोग हमसे बात करते हैं कि बलूचिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ का वजीर जो है वो फाइनेंस का वजीर होता है और उसके जो है बिलियंस ऑफ रुपीस जो है अमाउंट कम है लेकिन रेशो ज्यादा है ना। गरीब सूबे के अगर इतने पैसे भी हो तो वो पंजाब के तकरीबन अगर 1 अरब है तो पंजाब के 50 अरब के बराबर है। वो पैसे बरामद होते हैं और वो पैसे जो है भिजवाए जा रहे होते हैं, दुबई पकड़े जाते हैं, सेक्रेटरी उनका पकड़ा जाता है। और अब तो बहुत आम हो गया है कि 1.5 से 2 अरब एक MPA को मिलता है और वो अपनी मर्जी से जिस तरह खर्च करना चाहे सड़क पर खर्च करे, उसमें जो है वो कुछ वो बनवा ले, आपके स्कूल बनवा ले, बावजूद उसके 1 किलोमीटर दूर स्कूल होगा वो वहीं बनाएगा, उसका वो करना। ये एक ऐसी चीज है, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। आपको पॉलिटिकल इलेक्शन भी आप देखें कि इलेक्शन में बहुत से ऐसे चेहरे आ जाते हैं या लाए जाते हैं जी। वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर उन स्टेक होल्डर्स को आप अगर बिल्कुल ही उनको माइनस कर देंगे तो फिर आप सूबे के मसाइल कैसे चलाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, एक अंग्रेजी जरीदे में आया है कि पिछले 19 साल से एक ही रोड बन रहा है, पैसे डाले जा रहे हैं, तुरबत बुलेदा रोड। अब उसका MPA इस वक्त अभी उसका जो MPA है वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर का मजबूत कैंडिडेट था पीपल्स पार्टी की तरफ से, और वो कभी बाप में चला जाता है, कभी वो मुस्लिम लीग नून में चला जाता है, काफ में चला जाता है। इस दफा वो पीपल्स पार्टी में गया कि शायद मेरा चांस ये लगे। तो मुझे बताएं कि एक सड़क इतने अरसे से बन नहीं रही है और वो 3-4 किलोमीटर का मेटल रोड है, बाकी सारा शिंगल रोड है, लोगों की गाड़ियां टूट जाते, पूछने वाला तो कोई होगा। सेकंड में आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे जो है आप एक चंद सेकंड जरूर देंगी। ठीक है। अवरान है, बहुत डिस्टर्ब एरिया है, वहां से कुद्दूस बिजंजो साहब आ गए 550 वोट लेके 2013 में। अब मुझे बताएं कि अगर वो चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, 3 दिन वो सोए रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इस्लामाबाद को फर्क पड़ता है ना किसी को फर्क पड़ता है, काम चल रहे होते हैं, आंखें बंद करके फाइलें अप्रूव हो रही होती हैं, फंड रिलीज हो रहे होते हैं।
डिप्टी कमिश्नर, ये जो वाकयात हुए हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, एक सबसे बड़ी वजह आप देखें जी। डिप्टी कमिश्नर के पास 500 लेवीज हैं, डीपीओ साहब के पास जो है वो 400 पुलिस वाले हैं, उसमें से आधे से ज्यादा जो है एमपीए साहब, नोटेबल साहब, फलाने की सिफारिश, सीएम की सिफारिश, पता नहीं इस्लामाबाद की सिफारिश, वहां उनको जो है उन्होंने बांटे हुए हैं, 10-10, 15-15 लोग उनको दिए, वो उनकी हिफाजत के लिए। तो फिर जब इस तरह के वाकयात होंगे तो वो डिप्टी कमिश्नर ने मुझसे कहा हमारे पास लेवीज ही नहीं है, मैं कहां से मूव करूंगा लेवीज को, इतने लोग छुट्टी पर हैं, इतने बीमार हैं, इतने लोग अभी अपने वो टर्न पे आएंगे, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो वो तो तुम मुझे बताएं कि मैं उन 10 सिपाहियों के साथ में ले जाके उनको कत्ल करूंगा जो 100 बंदे हैं, 50 बंदे हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की जरूरत है। आप पॉलिटिकल सिलसिला भी साथ साथ जारी रखें, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सख्त दें। और ये बात ठीक है कि यहाँ यही हुआ है कि बाहर से लोग आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा कि जो उनकी ऑर्डर हो गए वो एक दिन इधर आके उन्होंने ज्वाइनिंग भी नहीं दी और इस्लामाबाद से अपने ऑर्डर कैंसिल करा लिए। इसको सख्ती से आपको करें। डिप्टी कमिश्नर देखें, एक लास्ट बात, डिप्टी कमिश्नर अगर इस्लामाबाद का होगा किसी उस जिले का तो वो एक सख्त फैसले कर सकता है। लोकल बंदा तो ये करेगा कि भाई मेरे भाई का दोस्त है तो मेरे ससुर का दोस्त है, मेरे वालिद साहब का दोस्त है, एमपीए साहब प्रेशर है, एमपीए साहब को घुटने वैसे उसने टेके हुए। तो इस तरह से इस बैड गवर्नेंस में, इस करप्शन में ये सूबा कभी, यानी आप कहते हैं कि ये आप खैर मकदम करते हैं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एसएचओ एक ऐसा लगा दिया जाए तगड़ा किस्म का, मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से अगर होंगे तो वो मामला को उस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है एहतशाम साहब, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूं। देखिए एसएचओ तो खैर यहीं का है, एसएचओ तो बाहर से आता नहीं है, एसएचओ की बात भी नहीं है, उसकी बस की बात नहीं है, बात है डीपीओ की। अगर अफसरान बाहर से आएंगे, डिप्टी कमिश्नर जो है बाहर से आएंगे, कमिश्नर बाहर से आएंगे, आप 50% भी उनको लगा देंगे तो कोई ना कोई आपको थोड़ी सी चेंजेस शायद आपको बेहतर लगेगा क्योंकि चेंजेस आ रही। ठीक है एहतशाम साहब, एक और चीज जो अभी उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है विफाकी और सूबाई हुकूमतों को अमल करना होगा, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इस पॉलिसी पर अमल कराना, क्योंकि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, जो क्राइसिस हैं और एक अरसे से हम देख रहे हैं वो चलते हुए आ रहे हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं इन मामलात पर वो भी हम सबके सामने है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इस पे इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको लग रहा है कि रियलिस्टिक होगा? हम ना देखिए, हमारी सियासत हो, हमारी इक़्तिसादियात हो, हमारा सिक्योरिटी का महाज हो, हमने हमेशा देखा है कि हम शॉर्ट टर्म में चीज़ों को देखते हैं और नी जर्क रिएक्शन जब आता है तो उसके फ़ौरन बाद जल्दी जल्दी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। अभी जिस अंदाज से आपने देखा एपेक्स कमेटी की मीटिंग कॉल की गई, आपने देखा कितने 3-4 वाक़यात इतने बड़े हो गए, 50 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। ठीक है, बदले में बहुत सारे दहशतगर्द भी मार लिए हमने, लेकिन सवाल यह है कि मुस्तकिल बुनियादों पे इस तरह की मीटिंग्स क्यों नहीं होती। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी ये तो हमें पता है कि सारा कुछ इस वक्त जो हो रहा है वो सीपैक को नाकाम करने के लिए हो रहा है। देखिए हम ना हिंदुस्तान की बात तो समझ आती है कि वो सीपैक के ख़िलाफ़ है, अमेरिकन की भी बात समझ आती है, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं चाइनीज़ से आप अलहदा हों, सीपैक से हटें। अब माज़रत के साथ हमें तो हमेशा उन्होंने कहा कि जी लाइज एंड डिसीट पाकिस्तान का दोहरा किरदार है। अमेरिकन कहते रहे कि जी वो एक तरफ हमारे साथ, दूसरी तरफ तालिबान और दहशतगर्दों के साथ मिले हुए थे। इस स्टेज पे मुझे नज़र आता है कि अमेरिकन वैसे तो एक बुनियाद पे सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा पे हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो एंटी टेररिज्म पे, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कनावस भी हमें नज़र आती है हिंदुस्तान के साथ उसकी, इसलिए कि उनका चाइना के साथ दुश्मनी है तो हिंदुस्तान को बढ़ा के पेश करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये है कि ये 20-22 साल से हम देख रहे हैं कि इतना महाज गर्म हुआ है और 2022 से तो हम ना दहशतगर्दी ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जिस अंदाज से हम देख रहे हैं, भाई ठीक है इतना बड़ा इलाका है, लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान का जितना इलाका है गालिबन 45 मुल्क, दुनिया के 40 मुल्क निकल आएंगे, इतना बड़ा इलाका है भाई, उसको आबादी सबसे थोड़ी है। अब उसको टैकल करने के लिए क्या वजह है कि नेशनल एक्शन प्लान हो या हमारी कोई हिकमत अमली हो, हमने अमल दरामद करना हो, चीज़ों को क्यों नहीं होती। BLA जिस तरीके से रिएक्ट किया, BLA ने जिस अंदाज से आपने देखा लोगों को मारा, उसके बाद लाशें फिर वीडियो बनाई और फिर एक्सेप्ट किया, कबूल की जिम्मेदारी हमने किया है, भी क्या वजह है कि उनको बाकायदा सहाफ़ियों को उन्होंने इस हवाले से ईमेल्स की और बताया कि जी हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं जी। लेकिन हम ना अब ये कितनी अफसोस की बात है, अभी कल ही की बात है जो आप बात कर रही हैं, डेरा इस्माइल खान में क्या हुआ, कहा जाता है कि एक सिक्योरिटी के अफसर के घर में उनके वालिद फौत हो गए थे, तो दहशतगर्द आए उनसे भी और 2 उनके भाइयों को उठा के ले गए उनके घर से,
मतलब अगर इतनी ज़्यादा दीदा दिलेरी के साथ चीज़ें हो सकती हैं तो फिर हम तो कह सकते हैं कि क्या अमन व अमान लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते कि हुकूमत नाकाम हो गई है, तो क्या कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आमना कि अभी नेशनल एक्शन प्लान की बात होती, कितना अरसा हो गया है ना उनके फंड दिए जाते हैं, उनका कोई हेड लगाया जाता है, उसको तब्दील करते हैं तो नया आदमी सामने नहीं आता। आज भी हम देख लें सारी बातें। और फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई मेन धारे में लोगों को कैसे लाना है बलूचिस्तान के, और फिर जो हम बुनियादी सहूलतें हैं, तालीम है, उसके बाद हेल्थ है, कितने लोगों को देते हैं, किस तरीके से दहशतगर्द उनको पैसा दे के अपने साथ मिलाते हैं, कभी किसी ने सोचा है। और फिर दूसरी बात और सबसे अहम बात आमना मुझे तो लगता है जो कहा जाता है कि जी वहाँ पे आधी आबादी पश्तून की है, आधी बलोच की है। वो कहते हैं कि जी बलोच को इज़्ज़त दें और पश्तून को जो है ना उस पर ट्रस्ट करें, उस पर एतमाद करें। अब देखना ये कि कौम परस्त जितनी जमातें हैं क्या उनके साथ हुकूमत बैठती है, उनको बाकी सियासी जमातों को लेके बैठती है, वंस एंड फॉर ऑल कम अज़ कम ये पता तो चले मसला क्या है। हल करने में या कला कमा करने में तो टाइम लग सकता है। तो रोज़ाना हम देखते हैं कि जी पॉलिसी बन रही है, हिकमत अमली बन रही है, लेकिन अमल दरामद तो दूर की बात रही। थोड़े दिनों के बाद हम भूल ही जाते हैं। आज आके जो सिक्योरिटी के मामलात फौज को दिए जाते हैं वही तय करे, वही जाके अब कहाँ पुलिस का निज़ाम है वहाँ के बाकी लोग कहाँ गए। और ये सिर्फ जिसको कहते हैं आपको मुझे बताने के लिए कि जी ब्यूरोक्रेसी में लोग नहीं जाते। भाई आप हुकूमत में बैठे लोगों को भेजें। सारी दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, कोई नहीं बोलता। जो ही ट्रांसफ़र होती है बात तो जनाब वो कोई ना कोई बीच में आखिरी बात आमना जो अभी शहजाद जुल्फ़िकार भी कर रहे थे कि बलूचिस्तान में जो MNAs हैं और जो उनके वज़ीर बनते हैं, एक ज़माना था आपको याद होगा कि 62 मेंबर थे गालिबन, और एक के अलावा वो रिंद साहब के अलावा सारे काबीना के वज़ीर थे। फिर उनके आप देख लें जो लोग वहाँ पे कबायली सरदार हैं, फिर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के गिर्द सारी गेम घूमती है। वो लोग कहते हैं कि यही सब कुछ करवाते हैं, इन्हीं इनके इंटरेस्ट हैं, ये जिस तरीके से ये ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, इनको रोकने की जरूरत। अब देखना है कि हुकूमत सिर्फ दावे करती है कि वाकई इतने बड़े वाक़े के बाद कोई वाज़ेह हिकमत अमली आती है इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए। शाह साहब, अल्फाज की हद तक तो ठीक है कि आपने ऐलान किया पॉलिसी का, अब एक तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, दूसरी चीज़ तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किए बगैर आप समझते हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो ये मसला हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी इनके लिए? आमना सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, अगर आप लोकलाइज सलूशन पे नहीं जाते तो पंजाब या इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स अगर बलूचिस्तान और कबायली इलाकों के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे सिर्फ अपनी इंटेलेक्चुअल विजडम के ऊपर या अपनी बड़ी बड़ी किताबों और एकेडमिक्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल में मामलात हल नहीं होंगे। देखिए, हम रूट काज पे क्यों बात नहीं करते। शहजादा ने बात की कि जी करप्शन है। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी हो या JUIF हो या जो बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं यहाँ पे, ये बताएं कि उनके MPAs असम्बलीज़ में कैसे जाते हैं। इस दफ़ा अगर शहजादा साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे तो एक मिनिस्ट्री जो है 45 करोड़ से 80-90 करोड़ रुपए तक बिकी है। और मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ, शहजादा साहब भी गवाह होंगे, बहुत सारे लोगों ने इन पिक्चर और ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें डिस्कस की। तो उसके बाद आपका निज़ाम क्या होगा। करप्शन तो एक साइड पे, दूसरा कुछ ज़रूरी चीज़ें हम उसके ऊपर क्यों फोकस नहीं करते। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वाकई एक इशू बलूचिस्तान का इशू इतना सिंपल नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। आप ये देखिए जो अभी BLA ने अटैक्स किए हैं कितने ऑर्गेनाइज है, 6-7 जगह पे उन्होंने ऑर्गेनाइज अटैक किए। ये बहुत बड़ा हमला है, आप इसको मामूली चीज़ ना समझें। और आपके ख्याल से क्या ये लोकल एक BLA आम तंजीम है जिसके हाथ में AK-47 है और उसने जाके इतना बड़ा हमला कर दिए। दो कॉन्टेक्स्ट है, एक तो आप बलोचों की नाराज़गी अपनी जगह पे, उनके मामलात की नाराज़गी अपने जगह पे, हो सकता है वो 10-12-15% लोग खफा हों। मिसिंग पर्सनस का केस भी हमें ओपनली इस पर डिस्कस करना चाहिए और उसके लिए सोल्यूशन निकालना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के 90% लोग तो शायद एंटी स्टेट भी नहीं है और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात भी नहीं करते। तो मेरे ख्याल में हमें एक सोल्यूशन हमें लोकलाइज्ड सोल्यूशन उसका ढूंढना पड़ेगा, पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी रखनी होगी और साथ साथ काइनेटिक ऑपरेशन, तो मेरे ख्याल में इसमें दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, BLA आपके ख्याल से जो ऑपरेट कर रही है अक्रॉस द बॉर्डर चले जाए, यहाँ एविडेंस मुझ जैसा शख्स दे सकता है कि बाकायदा ETIM, TIP, ISK, अलकायदा इन्हीं BLA और उनके BNA के दहशतगर्दों को ट्रेन करके यहाँ बाकायदा भिजवा रहे, उनको सोफिस्टिकेटेड असला भी दे रहे, लेटेस्ट गैजेट भी दे रहे। अब जाहिर बात है इसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसमें ये भी बात भी बड़ी ओपनली हमें करनी चाहिए
कि मेरे ख्याल में ना तो यूएई हमसे खुश है कि गवादर जो है तरक्की करे, ना अमेरिका हमसे खुश है कि जो वो सी पैक तरक्की करे, इस बलूचिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट आए, और ना खित्ते के दूसरे ममालिक पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर खुश है। तो हमें एक मैसेज इन तमाम लोगों को भी देना होगा कि अगर आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते, बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़के या जो है वो कबायली इलाकों के अंदर, तो ये नुकसान उनको भी होगा। दूसरा, काबुल हुकूमत को भी बड़ा हमें क्लियर मैसेज देना चाहिए, क्योंकि जो ISK के मिलिटेंट्स हैं उनको जहाजों में भर के हम नहीं लेके आए, अमेरिका लेके आए, इस पे बात करनी चाहिए। दूसरा आखिरी जो मैं कहूँगा वो इम्पोर्टेंट इशू ये है कि हमने जो लोकल नाराज बलोच है, जो हमारे अपने बच्चे हैं, जो हमारे अपना खून है, मेरे ख्याल में उनके साथ हमें पॉलिटिकल डायलॉग भी करना चाहिए। और यहाँ जो नेशनलिस्ट जमातें हैं, जो आपके जो सरदार हैं, आपके जो मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप उनको ऑन बोर्ड लें। मेरे ख्याल में उनके बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। यहाँ ट्राइबल कल्चर के अंदर आप ट्राइब्स के थ्रू बात करें, आप लोगों को एंगेज करें, आप उनके मसाइल हल करें। दूसरा आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप आमना जी आखिरी आमना एक सेकंड आखिरी बात करना चाहूंगा, वो ये है कि आप एक मिनट जी, एक आखिरी बात करना चाहूंगा, उसके बाद आप बिल्कुल बात करिएगा। आखिरी जो मैं समझता हूं, आपने महरूमियों को दूर करना है। बलूचिस्तान एक खजाना है, इस खजाने को आप बलूचिस्तान के लोगों पे खर्च करें, उनको इंगेज करें, उनको तालीम दें, उनको डेवलपमेंट दें, उनको रोजगार दें, उनको इंडस्ट्री दें, तो मेरे ख्याल में ये तमाम मसाइल नहीं होंगे। अगर जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करना चाहते, भले आप बड़े दावे करते रहे, नेशनल एक्शन प्लान की भी बात करें, आप एपेक्स कमेटी में भी ये तमाम फार्मूले डिस्कस करें, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरे ख्याल में अब इंसान का दिल अंदर से दुखता है। ठीक है, जुल्फिकार साहब क्विकली ऐड करें। जी, मैं सिर्फ एक जो एहतेशाम साहब ने बात की है कि यहाँ पर जो आबादी है वो बलोच और पश्तून की आधी ऐसे नहीं है। 60 और 35 का रेशो है। 5% आपके पर्शियन स्पीकिंग, हजारा, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग ये चल, ये जरा मैंने क्लैरिफाई करना। ठीक है जी, चलें एक चीज़ आमना मैं ऐड कर दूं, अभी जिक्र किया है जाहिर शाह ने गवादर पोर्ट का, तो गवादर पोर्ट के बारे में जो खबरें आ रही हैं यही है कि चाइनीज़ बड़ा पीछे पड़े हुए हैं कि जी हमें गवादर हमें दे दें, हम इसको नेवल बेस बनाएंगे। अमेरिकन कहते हैं द डे यू गिव इट टू चाइनीज़ हम इसको बॉम्ब कर देंगे। हम उन्हें कह रहे हैं, जो मेरी इत्तला है कि जी 3-4 सालों में दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान का 120 बिलियन डॉलर का कर्जा है वो आप उठा लें सर पे। तो वो कहते हैं जी समुद्रों से गहरी दोस्ती और पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद, वो यहाँ पे दोस्ती के नाम पे आते हैं, तो सारे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ठीक है, असद आपकी जानिब आ रही हूँ। एक तो ये हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बात तो सबके सामने ही है ये वाले मामलात कि जब वहाँ पे आम एक मजदूर, पंजाबी मजदूर जाते हैं तो किस तरह से वहाँ उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस सारे मामले में अफसरान की तैनाती किसी और जगह से, किसी और सूबे से, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा और ये क्या मसले का हल है? ये लेके आओ जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू जो इस टॉपिक पे हो चुकी है बाकी पैनलिस्ट से, वो सारी बातें कवर। मैं सिर्फ इसके अंदर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहता हूँ कि एक तो देखें जी, हम बार बार इसको लेबल कर रहे हैं एज ए इशू के जिसके अंदर जी हम वो पंजाबी थे जो लेबरर्स थे वहां गए, और उसका बलूचिस्तान का एक बहुत एक डिफरेंट किस्म का इशू है जिसके अंदर आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर डालना पड़ेगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। शहबाज शरीफ साहब गए, एक मीटिंग हुई, एक इजलास हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान की टॉप नॉच लीडरशिप जो है उसने इस इशू को टेकअप किया। मैं तो इसको एक और नजरिए से देखना चाहता हूं, जो जब से ये वाकया आया है और भी जो आपके साउथ पंजाब के अंदर भी जो कुछ वाकयात पिछले हफ्ते से आ रहे हैं कि डोमेस्टिक टेररिज्म का जो एक ये वेव है उसको आपने काउंटर कैसे करना है, नंबर 1, और नंबर 2 कि इसके अंदर एक आपका इंटरनेशनल फॉल आउट क्या होता है। जैसे अभी दिशाम साहब ने भी बोला, शराजी साहब ने भी बोला, जुल्फिकार साहब ने भी बोला कि तमाम बाकी मुल्क भी इन चीजों के अंदर एक स्टेक होल्डर्स हैं, बलूचिस्तान के अंदर खास तौर पे। मैं तो इसके अंदर जो इंटरनेशनल कवरेज है उसके ऊपर मैंने थोड़ा फोकस किया और देखा कि जी कि वहां पे क्या बात हो रही है। और वो इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि तमाम जगहों पे ये जो एलिमेंट है कि जी वो पंजाबी लेबरर्स थे और वो थे, वो एलिमेंट इतना हाईलाइट नहीं हो रहा। वो टेररिज्म का लफ्ज जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। मुझे बताएं कि आज की जो ये तमाम जो सारी कॉन्फ्रेंस हुई और ये कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे और बाकी सारे थे, उसके अंदर अगेन मैं अपनी पुरानी मतलब ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह मैं लगूंगा, मैं पिछले कई हफ्तों से कह रहा हूं कि आपका ने लाए अमल जो है वो क्या प्रेजेंट किया है।
मतलब व्हाट आर दी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो लिए, मतलब हम परसों 2-3 महीने के बाद अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं जो उन्होंने प्रेजेंट किया और जिसके ऊपर हम कहें जी ये पॉलिसी जो है बड़ी अच्छी है, इसके ऊपर बड़ा कुछ होगा। मैं असल में इसके अंदर अफसोस का इजहार करना चाहता हूं कि एक तो ये वाकया बहुत अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिस ब्लेटेंट तरीके से BLA ने इसकी जिम्मेदारी ली है, विच गोज टू शो कि वो जो है इस मामले में बड़े सीरियस नहीं है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े वेल इक्विप्ड हैं। इस चीज से एक तो डरना चाहिए। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि डोमेस्टिक टेररिज्म की वेव है। आपने आज से कुछ हफ्ते पहले जो रेमियर खान का जो वाकया था कच्चे के डाकू वाला, जिसके अंदर भी पुलिस सरकार की चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ, वहां पे रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल हुआ, ये लोग भी बहुत वेल इक्विप्ड हैं। आपकी इंटेलिजेंस और बाकी चीजें जो है इस चीज को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये इतने वेल इक्विप्ड कहां से हो रही है। मतलब आई एम श्योर कि इस चीज की हम तय तक पहुंच सकते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये कहां से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, who is to be blamed for this। और अगर नहीं भी पता चलता तो उसका एक काउंटर इंटेलिजेंस पॉलिसी जो है वो भी होनी चाहिए ताकि इसको जड़ से खत्म किया जाए। अब फिर वो बातें हम कर सकते हैं। मतलब इस सारी चीज को खत्म करने के बाद ही कोई डेवलपमेंट की या वहां की एजुकेशन की या वहां की जो अवाम है उनकी अपलिफ्टिंग की बात तो इस सारे मामला के बाद होगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज इसको देखा है इस चीज को। मुझे डर इस चीज का है कि ये अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़े कि ये सुर्खियों की हद तक ये मीटिंग रह जाएगी और उसके बाद इसकी एक डेवलपमेंट जो होती है कि आपने कैसे करना। देखिए अब सिर्फ सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है कि पहले था जी कि बलोचिस्तान को हमने अपलिफ्ट करना है, उस सूबे को हमने ठीक करना है, वहां के अंदर चीजें करनी, सी पैक का फलाना ना। अब आई थिंक इस वाकये के बाद कॉन्वर्सेशन चेंज होगी कि हमने पहले पता करना है कि ये सारा कुछ हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है। इसके अंदर एक बकायदा मुस्तकिल रुकावट होनी चाहिए कुछ देर तक। वो तो उन्होंने मलबा डाल दिया ना कि सी पैक वाले मामले को लेके जी ये साजिशें हो रही हैं, जो वजीर आजम का सवाल से खिताब है। आपका टेक आ गया इस हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मजीद जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला कर लिया है और 1997 एक्ट में तरमीम के जरिए जजेस की तादाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट तरमीम बिल नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया है। इस अहम लेजिस्लेशन की वजह से केसेस जो बैकलॉग है उसको ये करार दिया जा रहा है ताकि केसेस की बर वक्त हेयरिंग और फैसले यकीनी बनाए जा सकें। दूसरी जानिब ऑपोजिशन मुतालबा ये कर रही है कि फौरी तौर पर जो नए सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से मुतालिक जो हम देख रहे हैं कि अभाम पाया जा रहा है वो दूर हो सके। लेकिन नून लीग कह रही है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती 25 अक्टूबर को होनी है। हुकूमत आइन के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करेगी। देखा जाए तो हुकूमत के पास नेशनल असेंबली और सेनेट में इस लेजिस्लेशन के हवाले से 2/3 अक्सरियत नहीं है। इसके बावजूद ये कयास आराइयां गर्दिश कर रही हैं कि ऐसी कोई कानून साजी कर ली जाएगी जिससे मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल सके। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का जो हुकूमती फैसला है वो किस हद तक दुरुस्त है और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। दूसरी बात यह है कि क्या जो बातें हो रही हैं चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने में, क्या इन खबरों में किस हद तक सदाकत है, कामयाब हो पाएगी गवर्नमेंट। हम आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। एहतशाम साहब, हमने देखें, आपको बड़ा अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त जो हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के अदलिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें कितना बड़ा रखना है, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। और ये असल बात हुई है 12 जुलाई का जो फ़ैसला आपने देखा, ये जो PTI के हक़ में आया था मखसूस निश्चितों के हवाले से, उसके बाद से सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। हुकूमत ये समझती है कि जी ये आइन को रीराइट किया गया है, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया है, पार्लियामेंट के हक़ पे डाका मारा गया, इंक्रोचमेंट है, तो लिहाजा लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि इसको बैलेंस किया जाएगा। और बैलेंस कैसे किया जाएगा, मेरी खबर ये है आमना कि एक जुडिशल पैकेज तैयार किया जा रहा है, फाइनलाइज़ किया जा रहा है, जिसके मुताबिक ये जो आप तादाद बढ़ाने की बात कर रही हैं 23 के बजाय 25 हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त 2 जज एडहॉक जज भी हैं। तो मकसद यही है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अपना मंसूर अली शाह साहब का ग्रुप है वो तकड़ा है और दूसरा ग्रुप अपने काई साहब का इतना मजबूत नहीं है। ये 25 जब जज हो जाएंगे तो उसके बाद कहा जा रहा है कि जी उनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो ये काई साहब के लिए शायद उनको एक्सटेंशन देना आसान हो जाएगा। अब इस पैकेज में मेरी खबर ये आमना कि 3 चीज़ें बड़ी अहम। एक तो आप कह रही हैं कि जी 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाना चाहिए उनको, उनका डेट है काई साहब की, लेकिन आपने देखा कि उनकी तैनाती 3 माह पहले हो चुकी थी। अब तकरीबन 2 महीने से कम अरसा रह गया, शाह साहब की तैनाती नहीं हो रही। सिर्फ कहा जा रहा है कि जी वक्त पे उन्हीं सीनियर मोस्ट होने के हवाले से ही तैनाती की जाएगी, क्योंकि 18वीं तरमीम में फ़ैसला किया गया जहाज ट्रस्ट का फ़ैसला है सीनियर मोस्ट को लगाया जाएगा। अब
बात ये की जा रही है, ख़बर आमना ये है कि जी ये सारा करने का मकसद ये है, बयान आप सामने रखें ख्वाजा आसिफ का, वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत को उठाने के लिए अदलिया तैयारी कर रही है, अदलिया को इस्तेमाल किया जाएगा, लिहाजा इसको आप पैनिक कहें, पॉलिटिकल मूव कहें। हुकूमत ये सब कुछ कर रही है कि जी 3 काम बड़े करने हैं। एक तो जजों की तादाद बढ़ानी है ताकि काजी साहब का ग्रुप तकड़ा हो जाए। दूसरा आमना बड़ी बात यह है कि उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। वैसे तो आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर क़ानून हैं वो कह चुके हैं कि मुझे काजी साहब ने कहा है कि मैं एक्सटेंशन वाले मामला आते हैं तो फिर रिएक्शन तो सुप्रीम कोर्ट से भी आएगा। ऑब्वियसली जो जजेस बैठे हुए हैं वहाँ पर और जो मामला हम देख रहे हैं आएगा, वो अपनी जगह है। मैं तो आपको जुडिशरी की मैं तो देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आमना, हुकूमत के जो आमना हुकूमत जिस तरह कार्ड खेलना चाहती है, जो उनका प्लान है, उनका ये ख्याल है कि हमें ये काम हर सूरत में करना है, जिसके लिए वो कहा जा रहा है कि जी वो आज़म नज़ीर तारड़ तो कहते हैं कि वो दिलचस्पी नहीं रखते लेने में, लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या ओपन कोर्ट में काजी साहब ने कभी ऐसी बात की है, तो लोग कहते हैं नहीं की। किसी और पब्लिक फोरम पे उन्होंने बात की है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, तो ये बात नहीं आई। और जो खबर है वो ये है, वो कहा यह जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी मुझे अकेले इसमें दिलचस्पी नहीं है। जिस तरह आर्मी चीफ का एक तय हो गया है फार्मूला एक्सटेंशन देने का, वो कहते हैं मैं नहीं चाहता। हाँ, ये जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में अगर तोसी होती है तो शायद उनके करीबी हल्के कह रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लें, तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरी बात ये है, तीसरी बात इस जुडिशल पैकेज की आमना ये है कि इस वक्त हो जाएगी एक्सटेंशन या नहीं? आपको वैसा आपका इस पे एनालिसिस किया है, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी है गवर्नमेंट को भरपूर, लेकिन अक्सरियत नहीं है। अगर अक्सरियत मैनेज कर लेते हैं ये मामला तो ये कर लेंगे आसानी से। देखें आमना, देखें जब आप 25 जज कर लेंगे तो फिर मैनेज हो जाएगा, बड़ी हद तक लोग कहते हैं मैनेज हो जाएगा। काजी साहब के बारे में लोग ऐसे कह रहे हैं कि जी उनकी तादाद सपोर्टर की कम है, दूसरी तरफ इनकी ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है हुकूमत जो काम करने जा रही है, करना चाहती है। अब सवाल तो ये क्या कर पाएगी। एफर्ट मैं बता रहा हूँ का उनका पूरा का पूरा है कि हमने करके छोड़ना है। अब कितनी मुश्किलात हैं ये मेरा ख्याल है डेफिनेटली उनको पता है इसको कैसे ओवरकम करना है। तीसरी चीज़ आमना, ये मैं आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं ना, इनको वो कह रहे हैं कि जी जिस वक्त भी हम तब्दील करना चाहें, किसी जगह भेजना चाहें, इस वक्त नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर लोग बैठे हुए हैं उनको लोगों को उठा के आप कहें जी बलूचिस्तान हाई कोर्ट भेजना नहीं कर सकते। वही जो आप कह रही हैं 97 एक्ट के तहत ये होगा कि उनको जिस तक जो समझेगी हुकूमत समझेगी कि हमारे खिलाफ है, उसको उठा के किसी जगह तब्दील कर दिया जाएगा। 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन की मीटिंग हो रही है आमना, वहाँ पे बड़े बड़े फैसले होने के क्या होने जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई जिस जगह चली गई इसको सेटल डाउन हुकूमत तो दिलचस्पी रखती है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अब कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये अहम सवाल है। एक तो शाह साहब चलें, लेट्स सपोज हम एक अज्यूम कर लेते हैं अगर गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल हो जाती है इस मामले में जो वो चाह रहे हैं, चीफ जस्टिस की एक मुद्दत मुलाजमत बढ़ा के एक्सटेंशन के मामला, आगे से जो हम देख रहे हैं कि जुडिशरी में भी जो 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो चीफ जस्टिस है मौजूदा काजी फायजी साहब अगर एक्सटेंशन ले लेते हैं तो उनके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल होगा। जाहिर है उसमें फिर रिजेंटमेंट भी आ जाएगी बाकी जो जजेस हैं और उनका जो ग्रुप अपना ग्रुप भी है, वहाँ पे भी मामला बिगड़ सकते हैं आगे जाके, एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है। तो ये कैसे कर पाएंगे मामला को टैकल? आमना देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बड़ी कह सकते हैं कि एक डिसाइसिव जंग है। या तो फॉर्म 45-47 के ऊपर जो कहानी चल रही है वो, जैसे बार बार हम कहते रहे कि जी 17-18 महीने तक अगर इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है तो ये कंटिन्यू करती रहेगी जब तक आपके जो ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर ये चीज़ें सुनी नहीं जाती और डिसाइड नहीं होती। देखिए हुकूमत कुछ भी कर सकती है और वैसे मैं ये नहीं समझ सकता कि क्या वाकई ये जो 25 जजेस होंगे वो PMLN का साथ देंगे या PDM की हुकूमत का साथ देंगे। हो सकता है कि वो बाद में वाकई फैसले मेरिट पे करना शुरू कर दे। दिस इज़ अ डबल एज शॉर्ड। मैं नहीं समझता कि काजी फायज ईसा साहब या बाकी ऐसे जजेस हैं वो बड़ा ओपनली हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और वो अपोजिशन के खिलाफ फैसले देंगे। अभी भी जो कुछ हुआ ये इस फैसले पे जिस पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नई हिस्ट्री लिखी गई, नया कानून लिखा गया, इससे पहले जो कुछ होता रहा, जो इंजीनियर्ड इलेक्शन हुए, जो फॉर्म 45-47 वाले मामलात हुए, उसके ऊपर लोग कहाँ मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखिए हुकूमत लास्ट हद तक इसलिए जाएगी कि उसकी सर्वाइवल है, या तो उन्होंने हुकूमत में रहना है या हुकूमत से निकलना है। तो अब डू एंड डाई वाला मामला, इसमें हम दूसरी राय किसी की भी नहीं हो सकती कि हुकूमत क्यों करना चाह रही है। हुकूमत जो है वो थ्रू एन ऑर्डिनेंस भी ये तमाम चीज़ें कर सकती है
और एक्सटेंशन आपको बड़ा एक साइकोलॉजिकल सी बात करूं, मेरे ख्याल में इंसान जो है ना जब पैदा होता है और उसको हर शख्स का ये ईमान है कि वो उसको मौत आएगी हर जिंदा चीज़ को, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। और मेरे ख्याल में ये कुर्सी ऐसी है जिसको आप देख रहे हैं कि आप जो है वो ओथ लेते वक्त आपको 4 बंदे पकड़ते हैं, लेकिन आप फिर भी कहते हैं मैं ओथ ले के पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी करना चाहूँगा और ओहदे से भी नहीं हटना चाहूँगा। वैसे मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके यहाँ एक अंग्रेज़ सरकार के ज़माने से 60 साल की उम्र किसी भी बाशऊर और कहते हैं ना कि इफेक्टिव शख्स के लिए मुकर्रर की गई थी कि इस हद तक आप जो अच्छा काम कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपको रिटायर होना चाहिए, वाई द रिटायरमेंट एज वॉज 60। उसकी वजह ये थी कि उसके बाद आपके असाब जवाब देना शुरू कर देते हैं, आप प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप बीमार हो जाते हैं। तो आप अब 70, 80 साल के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके मुल्क के अंदर ये लोग इनकलाब लाएंगे। दुनिया के अंदर कोई शख्स इंडिस्पेंसिबल नहीं है, हर अच्छा शख्स उसकी रिप्लेसमेंट मौजूद है अगर आप एक यंगर जनरेशन को आने देंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि खुदारा ये मेरे ख्याल में 70 सालों से जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है इन्हीं लोगों ने किया है। जब वो हुकूमतों में होते हैं, एक्टिव होते हैं, अपनी सीटों के ऊपर ताकतवर होते हैं, जब वो उस वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ कमाल नहीं कर सके तो अब रिटायरमेंट के बाद और 70 साल की उम्र में क्या करते रहेंगे। देखिए हमें बड़ा इफेक्टिवली एक चीज़ को देखना है, आपने एक फ्यूचर लाइन देनी है, फ्यूचर पॉलिसी देनी है। अगर आप इस तरह ज़ाती इक़्तिदार की खातिर जंगें कर रहे हैं और ये तमाम जंग ज़ाती इक़्तिदार की खातिर है, और बड़ी बदकिस्मती की बात है इस वक्त जो हमारे टॉप के 7-8 लोग लड़ रहे हैं, इसमें माजरत के साथ अगर कोई मानता है या नहीं मानता, इनकी ज़ाती लड़ाइयाँ जो है इनको इस हद तक लेके आई हैं। किसी की एक्सटेंशन नहीं हुई, किसी को ओहदे से हटाया गया, किसी के खिलाफ केस बनाया गया। अब हालात ये है कि आप अपनी जाती लड़ाई में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत हर हद तक जाएगी और हर कानूनी गैर कानूनी तमाम हथकंडा इस्तेमाल करेगी जो उसके पास इख्तियारात हैं, और वो चाहेगी कि उसकी मर्जी के फैसले हो। अपोजिशन कितनी ताकतवर है, अगर एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ नहीं है तो मेरे ख्याल में कैदी 804 समेत सब चीखों पुकार करते रहेंगे, लेजिस्लेशन भी हो जाएगी, सरकारी मुलाजमीन की उम्र भी इंक्रीज हो जाएगी, और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद हम कहेंगे कि जी बिल्कुल जायज़ हुआ है, ये तो कानून था कि आपकी सरकारी मुलाजमीन की उम्र बढ़ गई तो फलां को भी एक्सटेंशन मिल गई, फलां को भी मिल गई, और आप देखें ऐसा होगा। चलें सर आगे बढ़ते हैं। असद आपकी जानिब आ रहे हैं। एक तो एग्जैक्टली जो अभी हमें सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें ये जो इबहाम है या एक एम्बिग्विटी है उसको कहीं ना कहीं तकवीत इस तरह से मिल रही है उन मामलात को कि जी ऐसी टाइमिंग में मजीद जजेस इंडक्ट करना सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं गेम पक यही रही है एक्सटेंशन के मामलात पे। अगर ये एक्सटेंशन हो जाती है या ये मामलात करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके आप क्या समझते हैं कि इसके रेपरकशंस किस हद तक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? जी लफ्ज एक्सटेंशन जो है वो इस मुल्क के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन चुकी है कि हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं तमाम अहम ओहदों पे, अहम चीजों के ऊपर। यही जो अपोजिशन जो इस वक्त कह रही है या सूटेबल आपके लिए जो लोग हों अहम ओहदों पे मौजूद उनके लिए जो आपको लगे कि इस वक्त आपकी कन्वीनियंस है यहाँ पर इन मामलों में। जी वही कह रहा हूँ कि अब देखिए जी ये जो अपोजिशन है जब ये पावर में थे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब नए तैनात होने थे तो आपको याद है उस जमाने में क्या हुआ था। यानी कि अब यही चीज जो है हम सारी ट्रांसलेट कर लेंगे इनटू द सुप्रीम कोर्ट जो कि आपका कानून जस्टिस देने का एक बहुत बड़ा इदारा है। मुझे समझ नहीं आती इस चीज की कि यहाँ पे ये इस किस्म की जो पॉलिटिक्स है चीज है कि जो अवाम है और जो लोग हैं, अगेन मैं ये बात कहूंगा कि वो अब इस हद तक बाशूर हो चुके हैं कि उनको पता है कि एक्चुअल में पीछे क्या हो रहा है। आप इसको ढकी छुपे तरीके से नहीं कर सकते जी कि काजी भाई ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दे, मंसूर साहब जो है उनकी जो बारी आनी है तो वो ना आए। और मंसूर साहब की बारी भी जो है वो आपको याद होगा कि वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि एक तो उन्होंने बड़ी देर तक रहना, उसकी वजह ये कि उनके पीछे 2 जज थे, वो दोनों जो थे उन्होंने रिटायरमेंट नहीं, उन्होंने छोड़ दिया इस ऑफिस को। इफ माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली ऐसा कुछ मामलात हुए थे। अच्छा दूसरा, आप अगर हम बड़ा वेस्ट से इंस्पायर होते हैं और बड़ा देखते हैं उनको, तो अमेरिका की जानिब चले जाएं तो वहां पे उनका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आप देखें जो प्रोसेस होता है उनके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पैनल पे आने पे, मतलब एंट्रेंस स्कलिया और रूथ बेटर गिन्सबर्ग जैसे जजेस जो थे जब वो फौत हो गए तो उसके बाद जब उन्होंने उनको नए लाने थे 2 और उनके अंदर ऑन डिफरेंट टाइम्स, उनकी आप सिर्फ प्रोसीडिंग्स देखें कितनी ज्यादा स्क्रूटनी होती है। उसमें सियासी अमल दखल होता जरूर है लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की जो मुकद्दस कोर्ट मानी जाती है उसकी फिर पजारी भी होती है और उसको माना भी जाता है, सब कुछ होता है। तो अगर हम वेस्ट से इंस्पायर होते हैं तो ये सारी चीजें देखें। ये एक्सटेंशन वाली चीज जो है ये मेरे ख्याल में दिस विल नॉट सेट अ गुड प्रेसिडेंट, बिल्कुल भी अच्छा प्रेसिडेंट नहीं सेट होगा।
और ये चीज एक तो नंबर 1 नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो शिराई साहब भी एक बात कर रहे थे, ये जो कुर्सी वाली बात है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मैं इसका हवाला इस तरह पर्सनल तौर पे दे सकता हूँ कि मेरे वाले साहब मरहूम जो थे वो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे 3 महीने के लिए, जब नून लीग का दौर खत्म हो रहा था और 18 के इलेक्शन आ रहे थे, सॉरी पीपल्स पार्टी खत्म हो रहा था, नून लीग जब आ रही थी 13 के अंदर। तो उन्होंने मुझे बड़ी एक बात की कि यार ये 3 महीने तो हो गए अब, लेकिन 3 से ज्यादा होना शुरू हो जाते तो मुझे भी थोड़ा होता है कि ये तो बड़ी, क्योंकि हमने एक सिस्टम बना लिया है कि यहाँ पे इतने प्रोटोकॉल्स और इतने लोग और इतना अमला और इतनी गाड़ियां और इतने घर और इतना कुछ जो है वो, अगर आप अपने काम को अलग रखते हैं कि जो काम आपने करना है, उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग अनासर हैं उसके, वो इतने आपके फैंटास्टिक होते हैं और आपको इतना मजा आ रहा होता है उससे कि आपका दिल नहीं करता उसको छोड़ने का, आपका दिल नहीं करता घर जाने का। तो ये एक इस चीज को भी रिविजिट करना चाहिए। मतलब एक्सटेंशन एक सियासी पार्टी के लिए बड़ी एक फायदेमंद चीज हो सकती है और एक ऑपोजिशन के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज हो सकती है, लेकिन जाती तौर पर अगर आप सोचें कोई भी शख्स जो है वो इस चीज को शायद छोड़ना ना चाहे। ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं। जुल्फिकार साहब, मैं चाहूंगी आप क्विकली अपना इस पे तज्जिया दे दें। मैं अपने सवाल का वक्त सेव करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप इस पे अपना एनालिसिस पेश करें। चलें, बस मैं, क्योंकि आपने वाइंड अप करना है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये टाइमिंग बिल्कुल, इसके टाइमिंग जो हैं ऐसे हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट बिल्कुल नेक नीयत भी हो, लेकिन इस वक्त टाइमिंग ऐसे हैं कोई यकीन नहीं करेगा, सब ये कहेंगे कि इसको जजेस के बढ़ाने का मकसद ही है। और बाकी जुडिशरी में हमेशा से डिवीजन रहा है, उसमें ग्रुपिंग रही है, लेकिन इतनी ज्यादा ओपन होके नहीं रही। और कुछ ना कुछ जरूर है, पसे पर्दा भी चीजों को मैनेज किया जा रहा है, और इसीलिए राना सनाउल्लाह इतने वो हैं कि मतलब यकीन से कह रहे हैं कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन दी भी गई वो नहीं। तो इस तरह की चीजें हैं, देखें किस तरह ये मैनेज करते हैं। और बहरहाल किसी को बिल्कुल अगर उस डिवीजन को और उसको एक बैलेंस लाने के लिए और उसमें अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए वो मेरे ख्याल में कोई कबूल भी नहीं करेगा। कर तो सकती है गवर्नमेंट, बहुत कुछ कर लेगी। जी चलें, लेट्स सी आगे जाके ये मामलात किस जानिब जो मामलात हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।